दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए एक कहानी शुरू करते हैं। सुहाग रात में तलाक का पार्ट 2। कहानी को शुरू से अंत तक सुनना, सुनने के बाद सब्सक्राइब जरूर करना। तनुजा के जीवन में अब न कोई उमंग थी और न ही तरंग। किसी पर भार बनकर रहना नहीं चाहती थी। अतः प्री मेडिकल में सफल होना उसका प्रथम और अंतिम ध्येय बन गया था। समय कम था। मन को पढ़ाई में एकाग्र किया। परीक्षा हुई और परिणाम निकला। सफल प्रतियोगियों में मैं अपना नाम देखकर खुशी से झूम उठी। वह खुश होती भी क्यों नहीं। मम्मी डैडी के उदास चेहरों पर एक बार फिर खुशी झलकने लगी थी और उसे उसकी मेरी मंजिल मिल गई थी। अंततः 5 वर्ष की उसकी MBBS पढ़ाई पूरी हुई। वह लड़कियों में प्रथम रही थी। आखिर उसकी योग्यता के कारण उसका प्रादेशिक सरकारी सेवा में नियुक्ति हो गई। वह पूरे दिन रोगियों की सेवा करती तो अलग तरह के आनंद की प्राप्ति होती। कभी कभी तो उसे लगता कि वह जीवन क्षण मात्र के लिए था। उसका जन्म तो मानव मात्र की सेवा के लिए हुआ है। कभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल से अपनी तुलना करती तो कभी जॉन ऑफ आर्क से। मन में छाया कुआसा पल भर में दूर हो जाता और कर्तव्य पथ पर कदम पूरे विश्वास के साथ स्वयं बढ़ने लगते। एक दिन तनुजा अस्पताल में बैठी रोगियों को देख रही थी कि एक युगल ने कमरे में प्रवेश किया। वह उस जोड़े को देखकर चौंक गई, किंतु चेहरे पर आए परिवर्तन पर यथासंभव अंकुश लगा लिया। कहिए, क्या तकलीफ है आपको? तनुजा ने सामान्य होते हुए पूछा। डॉक्टर, आप इनका चेकअप कर लीजिए। इनको चलने फिरने में तकलीफ होती है, पैरों में सूजन भी है। साथ आए युवक ने कहा। चलिए। उठे हुए उसने कहा। वह कमरे में बने पार्टीशन में ले जाकर युवती का पूरा चेकअप किया। बाहर आकर उसने कहा, कोई परेशानी की बात नहीं है। इन्हें उच्च रक्तचाप है, इसी कारण पैरों में सूजन है। दवा लिख रही हूँ, समय पर देते रहिएगा। बच्चा होने तक लगातार हर 15 दिन बाद चेकअप करवाते रहिएगा। जी डॉक्टर। नाम? दवाई का पर्चा लिखते हुए उसने पूछा। रुचा शर्मा। उत्तर युवत ने दिया। पर्चे पर नाम लिखते समय न जाने क्यों हाथ कांप गया था। उसने कुछ दवाएं व दैनिक लिखकर दिए, साथ में कुछ हिदायतें भी। वे दोनों उठकर चले गए, किंतु दिल में हलचल मचा गए। उस दिन भर व्यग्र रही। बार बार अतीत आकर कुरेदने लगा। जो अतीत वह पीछे छोड़ आई थी, वह क्यों फिर से उसे बेचैन करने लगा। तनुजा ने अलमारी से वह फोटो निकाली जो विवाह के दूसरे दिन जाकर खिंचवाई थी। फोटो देखकर वह बुदबुदा उठी थी। तुम क्यों मेरे शांत जीवन में हलचल मचाने आ गए? मैंने तुमसे नहीं मांगा। तुमने साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैंने अपनी राह स्वयं बना ली। तुम इस राह में फिर क्यों आ गए? कितना त्याग और बलिदान चाहते हो? रात अशांति में, बेचैनी में गुजरी। सुबह उठी तो रात भर जागने के कारण आंखें बोझिल थी। अस्पताल जाने की इच्छा नहीं हो रही थी, किंतु फिर भी यह सोचकर तैयार हुई कि कार्यों में व्यस्त रहने पर मन शांत रहता है। अस्पताल में कमरे के बाहर मनोज को प्रतीक्षारत पाया तो कदम लड़खड़ा गए, किंतु सहज बनने का अभिनय करते हुए उन्हें अनदेखा कर अपने कमरे में जाकर कुर्सी पर बैठ गई। मनोज उसके पीछे पीछे उसके कमरे में चले आए थे। माफ़ कीजिएगा, आप तनुजा है ना? लड़खड़ाते शब्दों में उन्होंने पूछा। क्यों, आपको कुछ शक है क्या? तेज निगाहों से देखते हुए उसने पूछा। मैंने तुम्हारे साथ कठोर व्यवहार व अन्याय किया है।
जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कल तुम्हें देखने के बाद से ही मैं पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूँ। मुझे माफ़ कर दो तनु। तनु नहीं, कुमारी तनुजा कहिए, और बाहर आप मेरे नाम की नेम प्लेट देख लीजिए। तनुजा ने निर्विकार मुद्रा में कहा, आपकी पत्नी की तबीयत अब कैसी है? उनका ख्याल रखिएगा और हो सके तो प्रत्येक 15 दिन बाद परीक्षण करवाते रहिएगा। कहकर उसने घंटी बजा दी। मरीजों को अंदर भेज दो। चपरासी को निर्देश देते हुए उसने कहा, अच्छा मैं चलता हूँ तनु। मनु ने मेरी और आग्रहपूर्वक देखते हुए कहा, तनु नहीं, कुमारी तनुजा। उसने कुमारी शब्द पर थोड़ा जोर देते हुए तीव्र स्वर में कहा। उसका व्यवहार देखकर लड़खड़ाते कदमों में से मनु चले गए। तनुजा उन्हें देखती रह गई। क्या यह वही व्यक्ति है जिसने उसे मझधार में डूबने के लिए छोड़ दिया था? किंतु यह इस समय इतना निरीह क्यों, इतना दयनीय क्यों? क्या यह सिर्फ उसके पद के कारण है या इसके जीवन में कोई अभाव है? अपनी सोच पर उसे स्वयं पर हंसी आने लगी थी। इसे क्या अभाव होगा जिसकी इतनी प्यारी पत्नी है, पद है, मान सम्मान है। तब तक मरीजों ने आकर उसकी विचार श्रृंखला को भंग कर दिया और वह कार्य में व्यस्त हो गई। अतीत ने उसे कुरेदा अवश्य था, किंतु अनजाने सुख भी दे गया था। वह व्यक्ति जिसने उसे एक समय अपमानित किया था, मानसिक पीड़ा दी थी, वह उसके सामने निरीह और दयनीय बनकर खड़ा था। इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता था? उस दिन के पश्चात उसके जीवन में एक और परिवर्तन आ गया था। वह तस्वीर जिसे शादी के दूसरे दिन उन दोनों ने बड़े प्रेम से खिंचवाया था, उस फोटो को निकालकर उसने अपने बेड की साइड टेबल पर रख लिया था। अब उसे देखे बिना उसे नींद ही नहीं आती थी। उस तस्वीर में उसका निरीह चेहरा उसके आत्मसम्मान को सुख पहुंचाता था। शायद इसीलिए विवाह के 10 वर्षों पश्चात वह तस्वीर उसके बेडरूम की शोभा बढ़ाने लगी थी। रुचा हर 15 दिन पश्चात आती रही, किंतु उसके साथ वह चेहरा देखने को नहीं मिला। 2 माह पश्चात लड़का हुआ। उसने आकर आभार प्रदर्शन करते हुए कहा था, तनुजा जी, मैं आपका गुनहगार हूँ, किंतु आपने मुझे बेटे का उपहार देकर अनिर्वचनीय आनंद प्रदान किया है। शायद आप नहीं जानती कि यह मेरी और रुचा की तीसरी संतान है। अन्य 2 जन्म से पूर्व ही काल के गाल में समा गई थी। मनु चला गया, किंतु अपने हृदय में सुलगते दावानल को मेरे सामने प्रकट कर गया। शायद वह अपनी पूर्व 2 संतानों की असम मौत का कारण उसके साथ पूर्व में किए गए अपने गलत व्यवहार को समझ बैठा था। तभी वह उसके सामने स्वयं को इतना निरीह व कातर महसूस कर रहा था। कुछ दिन पश्चात ही उसका वहाँ से स्थानांतरण हो गया। अतीत से संबंध कट गया, किंतु कभी कभी उसका दिल अपने ही हाथों से मात खा जाता था। तब तड़प उठती थी तथा सोचती कि क्या मेरे जीवन में यही एकाकीपन लिखा है। मम्मी पापा का देहांत हो गया था। भाई अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त था। कितने वर्ष यूं ही बीत गए। अपनों को बेसहारा पाकर उसने एक अनाथ बेसहारा लड़की को गोद ले लिया ताकि वह जीवन की शून्यता को भर सके। लड़की पढ़ने में तेज थी। वह भी उसके नक्शे कदम पर चलकर डॉक्टरी का प्रोफेशन अपनाकर समाज में अनाथ बेसहारा जनों की सेवा करना चाहती है। उस लड़की से उसकी मुलाकात भी फिल्मी स्टाइल में हुई। करीब 5 वर्ष पूर्व वह निमोनिया बीमारी से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती हुई थी। उसका कोई नहीं था। वह अनाथाश्रम में रहती थी।
उसकी मासूम नीली आंखों में न जाने क्या था कि उसका मन उसे अपनाने को मचल उठा। न जाने कब वह उसकी धड़कन बनती गई। अंततः वह उसे घर ले लाई और पिछले वर्ष की मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में उसका चयन हुआ था और पढ़ाई के लिए उसे इलाहाबाद जाना पड़ा और वह फिर एक बार अकेली हो गई थी। जीवन उसके साथ आंख मचोली खेल रहा था। सुख दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हो चले थे। एक दिन अपने कमरे में बैठी अपने समर्पण लिख रही थी कि नौकर ने आकर बताया कि एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। वह बाहर निकल कर आई तो वह बोला, डॉक्टर साहब, शर्मा साहब का लड़का बेहद बीमार है, आप शीघ्र चलिए। उसने अपना बैग उठाया तथा कार में उस अनजान आदमी को बैठाकर चल पड़ी। ऐसे अवसरों पर अनजान व्यक्ति के साथ जाते समय मन में बेहद अथल पुथल होती थी, किंतु यह सोचकर चल पड़ती कि हर आदमी बुरा नहीं होता। फिर किसी पर अविश्वास क्यों और किस लिए? इंसान को अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य हमारे साथ, उसका कर्तव्य उसके साथ। यही तो मेरी विचारधारा थी, जीवन दर्शन था। कार के पहुंचते ही एक आदमी तेजी से उधर से बाहर आया और बोला, डॉक्टर साहब, आपको तकलीफ हुई होगी, लेकिन मजबूर था। प्रतीक्षित को 104 डिग्री बुखार है। चलिए, तब तक हम रोशनी में पहुंच चुके थे। अरे तनु, तुम? ओहो, माफ़ कीजिएगा तनुजा जी, मुझसे गलती हो गई। मनोज एकदम हड़बड़ा कर बोले। तनुजा भी एकदम चौंक उठी थी। इस जिंदगी में यह दोबारा अप्रत्याशित मिलन किस लिए, वह सोच ही नहीं पा रही थी। अपने अनचाहे विचारों को परे ढकेलकर उसने पूछा, प्रतीक्षित कहाँ है? आप अंदर आइए। मनु ने उसे अंदर ले जाते हुए कहा। यह अंदर कमरे में पहुंची तो देखा प्रतीक्षित बुखार में तप रहा है। उसकी आंखें बंद है, किंतु मुंह से कुछ अस्पष्ट स्वर निकल रहे हैं। नब्ज देखी तो टाइफाइड के लक्षण नजर आए। ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए दवा बैग से निकालकर खिला दी। अन्य दवाइयाँ पर्चे पर लिख कर देते हुए बोली, ये दवाएं बाजार से मंगवा लीजिए तथा ज्वर की तीव्रता को कम करने के लिए ठंडे पानी की पट्टी माथे पर रखिए और हाथ, पैर व तलवे की भी मालिश कीजिए। मनोज प्रतीक्षित के हाथों को अपनी गोद में लेकर सहलाने लगे तथा चिंतित व घबराए स्वर में बोले, डॉक्टर साहब, मेरा प्रतीक्षित बच जाएगा ना? यही मेरा जीवन है, मेरे जीवन की एकमात्र पूंजी। लगभग 1 घंटे पश्चात बंद पलकों में हलचल हुई तथा होंठ बुदबुदा उठे। पप पप, पानी पानी। मनु ने तत्काल उठकर उसके मुंह में चम्मच से पानी डाला। दवा के असर के कारण वह पानी पीकर फिर सो गया। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए, आवश्यकता पड़ने पर बुला लीजिएगा। घड़ी पर निगाह डालते हुए मैंने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ आता हूँ। मनु ने मेरा बैग उठाते हुए कहा, नहीं, मुझे अकेले चलने की आदत है, मैं चली जाऊंगी, तनुजा ने कहा और वह उसे निःशब्द छोड़कर चली आई। रात भर वह बेचैन रही। प्रतीक्षित से न जाने क्यों उसे अनजाने ही लगाव हो गया था। वह जितना ही उसकी भोली व मासूम सूरत से भागने का प्रयास करती, वह उतनी ही और करीब आती जाती। रुचा नजर नहीं आ रही थी, लेकिन पूछने का साहस भी नहीं कर पाई। सुबह अस्पताल जाने के लिए गाड़ी स्टार्ट की तो न जाने कैसे स्टीयरिंग मनोज के घर की ओर
मुड़ गया। जब वहाँ जाकर कार खड़ी हुई तब होश आया कि अनजाने में वह कहाँ से कहाँ आ गई है। वह किसी दिल की स्थिति थी, वह स्वयं भी नहीं जान पा रही थी। दिल पर अंकुश रखकर गाड़ी ब्रेक करने ही वाली थी कि नौकर दौड़ा दौड़ा आया तथा बोला, डॉक्टर साहब, आपकी कृपा से प्रतीक्षित भैया होश में आ गए हैं। साहब आपको ही याद कर रहे हैं। न चाहते हुए भी उसे उतरना पड़ा। उसे वहाँ उपस्थित देखकर मनोज आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें एकाएक विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह बिना बुलाए उनके बेटे का हालचाल पूछने आएगी। प्रतीक्षित कैसा है? कल उसके ज्वर की तीव्रता देखकर मैं भी घबरा गई थी, अतः उसे देखने चली आई। मनोज के चेहरे पर अंकित प्रश्नों को नज़रअंदाज करते हुए उसने कहा। मनु ने प्रतीक्षित से उसका परिचय करवाया तो वह बोला, डॉक्टर आंटी, मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो खूब पढ़ूंगा और आपकी तरह ही डॉक्टर बनूंगा। फिर आपकी तरह ही सफ़ेद कोट पहनकर स्टेथोस्कोप लगाकर बीमार व्यक्तियों को देखूंगा। अच्छा बेटा, पहले ठीक हो जाओ, अभी ज़्यादा खेलना कूदना मत, आराम करना, समय पर दवा खाना, ठीक से खाना खाना, वरना ताकत नहीं आएगी। अच्छा मैं चलती हूँ आंटी, आप फिर आइएगा। आपको देखे बिना मुझे नींद ही नहीं आती है। बड़ा शैतान हो गया है, बार बार आपको तंग करता रहता है। मनु ने खिसियानी आवाज़ में कहा। कोई बात नहीं, बच्चा है, उसने कहा, पर अप्रत्यक्ष में मन कहकर उठा, तुमसे तो कम है, तुमने तो जीवन भर का दंश दे दिया है। तनुजा जानती थी कि उसका वहाँ बार बार जाना उचित नहीं है, कहीं मनोज कोई गलत अर्थ न लगा ले। मनोज की आंखों में उसे अपने लिए चाह उभरती नजर आई थी, किंतु वह तटस्थ बनी रही। प्रतीक्षित के ठीक होने पर उसने जाना बंद कर दिया। वैसे भी प्रतीक्षित के साथ उसका रिश्ता ही क्या था, सिर्फ एक डॉक्टर व मरीज का ही न। जब बीमारी ही नहीं रही तो डॉक्टर का क्या उचित। एक दिन शाम को टीवी पर अपनी मनपसंद पिक्चर परिणीता देख रही थी। नायिका की पीड़ा मानो मेरी अपनी पीड़ा हो। पुरानी भावुक कर देने वाली पिक्चरों से उसे लगाव था। जब फुर्सत मिलती वह देख लिया करती थी। तभी नौकर ने आकर उसे सूचना दी कि कोई आया है। मरीजों का चेकअप करने वाले कमरे में बैठने का निर्देश देकर वह गई। सामने मनोज और प्रतीक्षित को बैठा देखकर वह चौंक गई। कैसे हो बेटा? अब तो स्कूल जाना शुरू कर दिया होगा, उसने स्वर को यथासंभव मुलायम बनाते हुए कहा। हाँ, स्कूल तो जाना प्रारंभ कर दिया है, किंतु आपसे मिलने की बहुत इच्छा कर रही थी, इसीलिए जिद करके डैडी के साथ आ गया। आप क्यों नहीं आती डॉक्टर आंटी अब हमारे घर? प्रतीक्षित ने मासूमियत से कहा। बेटा, तुम्हारे जैसे और भी कई बीमार बच्चों की देखभाल में समय ही नहीं मिल पाता है। यदि आप नहीं आ सकती तो क्या मैं शाम को या छुट्टी के दिन आपके घर मिलने आ सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? उत्तर तो दे दिया था, किंतु क्या मनोज पसंद करेंगे? घर में भी सदैव आपकी बात करता रहता है, डॉक्टर आंटी ऐसी है, डॉक्टर आंटी वैसी है। फिर थोड़ा रुक कर मनोज बोले, आपने मेरे पुत्र को जीवनदान देकर मुझे ऋणी बना दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। वह तो मेरा कर्तव्य था। मेरे मुख से संक्षिप्त उत्तर सुनकर मनोज कुछ और कहने का साहस न जुटा सके, जबकि लग रहा था कि वे कुछ कहने आए हैं और वह चाहकर भी रुचा के बारे में न पूछ सकी। प्रतीक्षित इतने दिन बीमार रहा, वह क्यों नहीं आई? क्यों उसने अपने बच्चे की खबर नहीं ली?
उस दिन के पश्चात प्रतीक ही लगभग रोज ही उसके पास आने लगा। उसका काफ़ी समय उसके साथ बीतने लगा। एक दिन बातों बातों में मैंने उसकी माँ के बारे में पूछा तो वो बोला, डॉक्टर आंटी, माँ याद तो नहीं है, सिर्फ तस्वीर देखी है। लेकिन डैडी कहते हैं कि अब जब मैं 3 साल का था तभी माँ भगवान के पास चली गई थी। मन हाहाकार कर उठा था। एक को तो उसने संग ठुकरा दिया और दूसरी संग उसे छोड़कर चली गई। प्रकृति ने उसे उसके अमानवीय और अमानुषी कृत्य के लिए दंड दे ही दिया था। अब उसे भी प्रतिहित के आने की प्रतीक्षा रहती। उसकी स्मरण शक्ति व बुद्धि काफ़ी तीव्र थी। वह जो उसे एक बार बता देती वह भूलता नहीं था। किसी भी नई चीज नई वस्तु को देखकर उसके उपयोग के बारे में बाल सुलभ जिज्ञासा से पूछता तथा वह भी यथासंभव उसके प्रश्नों का समाधान करती। स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी थी। उसकी सहायता से प्रतीक्षित ने मेडल बनाया। मेडल देखकर वह अत्यंत प्रसन्न था। प्रदर्शनी के पश्चात वह सीधा मेरे घर आया। उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वह अपनी शयन कक्ष में लेटी आराम कर रही थी। वह दौड़ता हुआ आया तथा खुशी से चिल्लाता हुआ बोला, डॉक्टर आंटी, आप कहाँ हो? देखो, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है और आंटी, गवर्नर ने हमारी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया था और उन्होंने ही पुरस्कार भी दिया। आंटी, उनके साथ मेरी फ़ोटो भी खींची है। उन्होंने मेरी बहुत प्रशंसा की। बधाई बेटा, ऐसे ही आपको पुरस्कार मिलते रहे। उसने लेटे लेटे कहा, आंटी, आप आज इस समय लेटे क्यों हो? क्या आपकी तबीयत खराब है क्या? उसने पलंग पर बैठते हुए उसकी ओर देखते हुए अचानक कहा, लगता है थोड़ा बुखार हो गया है, ठीक हो जाएगा। आप सबकी देखभाल करती हैं किंतु अपनी नहीं। तभी उसकी नज़र स्टूल पर रखे फ़ोटो पर गई। फ़ोटो हाथ में उठाकर उसने कहा, आंटी, यह तस्वीर तो पापा की है, साथ में आप भी हैं। इसमें आप दोनों यंग लग रहे हैं। यह तस्वीर आपने कब और क्यों खिंचवाई? जिसका मुझे डर था वही हुआ, इसीलिए कभी उसे शयन कक्ष में नहीं लाती थी। वह फोटो मेरी अहम संतुष्टि का साधन बनी थी, अतः चाहकर भी उसे अंदर नहीं रख पाई थी। मेरा अब कोई संबंध भी नहीं था मनुष्य से, लेकिन यदि तथ्य को छिपाने का प्रयत्न करती तो वह कभी संतुष्ट न हो पाता तथा कालांतर में मेरी उजली छवि में दाग लगकर सकता था। अतः न चाहते हुए भी उसे सब कुछ सच व सच बताना पड़ा। वस्तु स्थिति जानकर वह अव्वल पड़ा था। यह डैडी ने अच्छा नहीं किया था। मैं यह सोच भी नहीं सकता था कि डैडी ऐसा भी कर सकते हैं। मैं अभी डैडी से जाकर उसका उत्तर मांगता हूँ कि उन्होंने आपके साथ ऐसा क्यों किया। अगर मैं बीमार हो जाऊँ तो क्या वे मुझे भी छोड़ देंगे? वह जाने को उद्यत हुआ। उसने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। जीवन पथ पर जैसे भी चली जा रही हूँ, चलने दो। अब जीवन के आखिरी पड़ाव पर मेरी भावनाओं, मेरे विश्वास, मेरे झूठी आत्मसम्मान को ठेस मत पहुँचाना तथा किसी से कुछ न कहना। कहते कहते न चाहते हुए भी प्रतीक्षित के सामने आंखों से आंसू टपक पड़े। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा माँ, किंतु आपको न्याय दिलाने का प्रयत्न अवश्य करूँगा। दृढ़ निश्चय व दृढ़ कदमों से वह कमरे से बाहर चला गया था, किंतु उसके मुखमंडल से निकला माँ शब्द उसके जाने के पश्चात भी वातावरण में
गूंजकर उसकी उपस्थिति का एहसास करा रहा था। कैसा था वह संबोधन, वह आवाज़, उसकी सारी चेतना संपूर्ण अस्तित्व सिर्फ एक शब्द में खो गया था। जिस मोहपाश को वह वर्षों पूर्व तोड़ आई थी, अनायास ही उसमें फंसती जा रही थी। कैसा है यह बंधन, कैसे हैं ये दिल के रिश्ते? अनुत्तरित प्रश्न बार बार उसके अंतःस्थल में प्रहार कर उसे बेचैन करने लगे थे। दोस्तों, कहानी को यहीं पर ख़त्म करती हूँ। कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा, और अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और एक नई कहानी जल्दी लेकर आऊँगा। नमस्ते।